नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लक्ष्मी इंस्टीट्यूट राट में। मैं भरत राजपूत आपके लिए आज लेके आया हूँ ध्वनि का दूसरा टॉपिक, जिसमें पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ध्वनि की चाल क्या होती थी, जिसमें V बराबर F गुणा लैम्डा। यहाँ पर V क्या होता था, वेग होता था या फिर इसको चाल बोलते थे। किसकी चाल होती थी? ध्वनि की चाल होती थी या स्पीड और साउंड बोलते थे। F होती थी आवृत्ति, इसको फ्रीक्वेंसी भी आप बोलते थे, और लैम्डा होती थी तरंग दैर्घ्य होती थी। अब यहाँ पर कुछ एक पॉइंट हमें डिस्कस करना है। इसको लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति सेम रहती है और क्या बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। तो क्या क्या चेंज हो जाता है, वेग भी बदलता है और उसकी तरंग दैर्घ्य भी बदलती है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। और क्या सेम रहते हैं? आवृत्ति सेम रहती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ध्वनि या साउंड जाती है तो उसका क्या एक समान रहता है, तो आवृत्ति एक समान रहती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको हम बोलते हैं ध्वनि का अपवर्तन बोला जाता है। इसको बोलते हैं ध्वनि का अपवर्तन। फिर एक और टर्म आता है ध्वनि का परावर्तन। तो परावर्तन में जब ध्वनि किसी भी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है उसको ध्वनि का परावर्तन बोलते हैं। जैसे हमें प्रतिध्वनि, हमारी साउंड हमें कुछ देर बाद सुनाई देती है, उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं, तो वो ध्वनि का परावर्तन होता है। यहाँ पर ध्वनि के अपवर्तन की बात हम कर रहे थे। अब हमें कुछ ध्वनि को देखना है कि तापमान, दाब और आर्द्रता कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करती है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पर्यावरणीय कारक पर ध्वनि डिपेंड करती है। तो यहाँ पर लिखते हैं ध्वनि पर्यावरणीय कारक पर निर्भर करती है। अब कैसे निर्भर करती है? सबसे पहले ताप पर कैसे निर्भर करेगी। अब अगर मैं किसी भी माध्यम का ताप बढ़ा दूंगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ध्वनि की चाल तापमान के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब अगर तापमान बढ़ेगा तो इसकी चाल भी बढ़ जाएगी। तो ये होता है कि अगर कम तापमान होगा तो ध्वनि की चाल कम होगी और तापमान ज़्यादा होगा तो ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी। अच्छा, दाब का हम देखते हैं। दाब पर कोई असर नहीं पड़ता है, दाब पर या प्रेशर बोल देते हैं इसको। तो ध्वनि की चाल नहीं बदलती। दाब कुछ भी हो उसकी चाल नहीं बदलेगी। एक और टर्म आता है आर्द्रता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होता है, आर्द्रता को हम ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। अगर ह्यूमिडिटी या आर्द्रता ज़्यादा है पर्यावरण की तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो ह्यूमिडिटी है या आर्द्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी चाल? ध्वनि की चाल।
अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ याद रखना, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात में मेढक ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए हमें सुनाई देते हैं। तो आप देखोगे कि और किसी मौसम में मेढकों की आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से नहीं सुनाई देती है जितनी कि बरसात में सुनाई देती है। उसका रीज़न क्या होता है कि जब उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी का मतलब वातावरण में उमस टाइप की बोलते हैं, उस उमस बढ़ती है मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, उसकी आर्द्रता बढ़ेगी, तो ध्वनि की चाल बहुत बढ़ जाती है। तो मेढक उतने ही स्पीड से बोलते हैं और हमें बहुत ही तेज़ से सुनाई देते हैं। तो ये उसका मेन लॉजिक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बरसात में मेढकों की आवाज़ ज़ोर से क्यों सुनाई देती है, तो उसका रीज़न हमेशा याद रखना, पर्यावरण की या वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ जाती है। तो आर्द्रता की बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। तो ये उसका मेन रीज़न होता है। अब हमें ध्वनि के कुछ लक्षण देखना है, जिसमें हम कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे, जो ध्वनि के कंस्टिट्यूएंट फैक्टर होते हैं वो डिस्कस करेंगे। ध्वनि के लक्षण, सबसे पहले तीव्रता की बात करेंगे। तो पहला लक्षण होता है तीव्रता। ये भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, तीव्रता। इससे हमेशा अगर साउंड का क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन तीव्रता का आएगा ही आएगा। तीव्रता को हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी बोलेंगे। तो कोई सी भी ध्वनि कितनी तीव्र है, मतलब हल्की ध्वनि मतलब स्लो सुनाई देगी या तीव्र सुनाई देगी, ये उसमें पता चलता है कि ध्वनि की तीव्रता क्या होती है। तो आपको इसको पता होना चाहिए कि ध्वनि की तीव्रता को हम किस में नापते हैं। इसको मापते हैं हम, मापन डेसीबल में किया जाता है। तो डेसीबल में हम प्रदूषण को भी मापते हैं, मतलब ध्वनि प्रदूषण या साउंड पॉल्यूशन को आप देखोगे तो हमेशा डेसीबल में ही मेज़र किया जाता है। अब डेसीबल में आपको पता होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए कितनी डेसीबल की ध्वनि टॉलरेट कर सकता है, मतलब कितनी डेसीबल की ध्वनि हम सहन कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मनुष्य 80 डेसीबल की ध्वनि सहन कर सकता। अगर उससे ज़्यादा की हमने उसको आवाज़ देते हैं तो या तो उसको मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, पागल भी पड़ सकता है, इरिटेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि 80 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य को सुन सकता है, उससे ज़्यादा की ध्वनि हानिकारक होती है। और सामान्य मनुष्य, जैसे हम आराम की बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, तो 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि होती है। इस तरीके से भी कभी कभी ज़्यादा डीपली में अगर पूछता है तो क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला तारत्व, दूसरा होता है ध्वनि का तारत्व। क्या होता है? तारत्व को हम पिच बोलते हैं। तो ध्वनि का जो पिच होता है या तारत्व होता है, इससे पता चलता है कि ध्वनि पतली आवाज़ और मोटी आवाज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप देखोगे कि महिलाओं की आवाज़ बहुत तीखी आवाज़ होती है, तो जितनी ज़्यादा तीखी आवाज़ होगी उसकी जो पिच होगी या तारत्व होगा उतना ही ज़्यादा होता है। और जो मैन की आवाज़ होती है, जैसे बच्चों की और महिलाओं की आवाज़ बहुत ही तीखी होती है, वो थोड़ा सा आवाज़ करते हैं तो तेज़ी से सुनाई देता है। लेकिन अगर जो वही मनुष्य जो आदमी होते हैं उनकी आवाज़ कैसे होती है, थोड़ा स्लो सुनाई देती है, मोटी आवाज़ हो जाती है। हम उसको साधारण बोलचाल में भारी आवाज़ बोलते हैं। तो ये तीखापन पता चलता है, तीखी आवाज़, इसका मतलब उसकी पिच ज़्यादा होगी तो उसका तारत्व ज़्यादा हो जाएगा। अब तारत्व ज़्यादा किसका होगा? महिलाओं की आवाज़ का। महिलाओं व बच्चों की आवाज़ का पिच बहुत ही हाई होता है। ऐसे अगर हम कहें कि महिलाओं होगा पुरुषों की आवाज़, पुरुषों की आवाज़ इसमें तारत्व कम होगा। तो
तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि महिलाओं की आवाज़ तीखी क्यों होती है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देता है कि इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तारत्व ज़्यादा होता है, या फिर बास बोलेंगे, एक बास भी होता है, ठीक है, जिससे हम कम ज़्यादा वो कर सकते हैं। तो जो साउंड वगैरह में आपने देखा होगा कि बास वगैरह भी यूज होता है, तो हमेशा याद रखना तारत्व ज़्यादा हो जाता है। और एक चीज़ और आ जाती है, उसका आयाम या एम्पलीट्यूड की भी बात करते हैं, आयाम या फिर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जनरली तीव्रता में आ जाता है कि हाई एम्पलीट्यूड साउंड होगा तो एम्पलीफायर जैसे रहता है तो वो साउंड को आवाज़ बढ़ाने के लिए, एम्पलीफाई का मतलब उसको बढ़ा देता है, तो ये हो जाता है उसका आयाम या एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, ये एम्पलीट्यूड हो जाता है। अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो आयाम कम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो आयाम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कुछ लक्षण थे जिस पर आपको तीव्रता और तारत्व 2 चीज़ों याद रखना, इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है। अब हम एक ध्वनि से रिलेटेड एक डॉपलर प्रभाव होता है उसको डिस्कस करेंगे। डॉपलर प्रभाव। तो दोस्तों डॉपलर प्रभाव क्या रहता है, इसमें एक होता है श्रोता और एक होता है सोर्स। जहाँ से आवाज़ जनरेट होती है उसको हम तो बोलते हैं सोर्स, और जो सुनता है उसको हम रिसीवर या फिर श्रोता बोलते हैं। अगर दोनों के बीच में सापेक्ष गति होती है कि मान लो जो सोर्स है या स्रोत है साउंड का, वो उसकी स्पीड अलग है और जो श्रोता है वो उसकी भी स्पीड अलग अलग होती है। जब दोनों की स्पीड अलग अलग होती है मीन्स उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो हमें जो एक्चुअल आवाज़ सुनाई न दे के कुछ अलग आवाज़ सुनाई प्रतीत होती है। इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि जब श्रोता और स्रोत के बीच, जब श्रोता और स्रोत के बीच सापेक्ष गति होती है, तो ध्वनि श्रोता को परिवर्तित सुनाई देती है। परिवर्तित का मतलब होता है बच्चों बदली हुई ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो इसको आपको इतना ही याद रखना है कि डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव क्या होता है। अब हम इस पे एक और अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ध्वनि का परावर्तन, जो एक ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ध्वनि का परावर्तन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो अभी हमने ध्वनि का अपवर्तन पढ़ा था जिसमें ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्वनि के परावर्तन में जैसे यहाँ पर एक ये चट्टान मान सकते हैं हम, और यहाँ से अगर साउंड जनरेट होती है इस तरीके से, ये मान लीजिए साउंड जनरेट हो रही है, ये इधर ये, अब ये साउंड यहाँ से टकरा के वापस उसी माध्यम में आने की कोशिश करेगी, तो इसको हम ध्वनि का परावर्तन बोलेंगे। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इन सेम मीडियम मीन्स अगर कोई भी ध्वनि एक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है उसको ध्वनि का परावर्तन बोलते हैं। अब ध्वनि के परावर्तन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, इससे क्वेश्चन बन सकता है। प्रतिध्वनि को इको बोला जाता है। जैसे हम कहीं पे कुएं के पास जाते हैं और कुएं में कुछ आवाज़ करते हैं, जैसे हम बाहर आवाज़ करते हैं तो हमें लगता है कि कुएं से भी कोई बोल रहा है, हमारी ही आवाज़ में एक रिप्लाई आता है, उस रिप्लाई को हम क्या बोलते हैं, इको बोला जाता है। तो बच्चों इको क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन होता है। जब हम बोलते हैं तो कुछ दूर से ये चट्टान हो सकती है या खाली कमरा हो सकता है या कुआं हो सकता है, तो वहाँ से आवाज़ सुनाई देती है, उसको हम इको या फिर प्रतिध्वनि बोलते हैं।
अब इसमें एक चीज़ याद रखना आपको कि इको जनरेट होने के लिए या प्रतिध्वनि के लिए दूरी 17 मीटर होना चाहिए। कम से कम कितनी दूरी होना चाहिए? 17 मीटर। अगर हम 17 मीटर से दूर से बोलेंगे तभी हमें इको सुनाई देगा। अगर हम पास में ही, जैसे मैं इधर खड़ा हूँ और बोर्ड से हमें इको सुनाई दे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो मुझे कम से कम 17 किलोमीटर दूर पर जाना चाहिए। और एक और पॉइंट होता है, प्रतिध्वनि मस्तिष्क में 1/10 सेकेंड या 1/10 सेकेंड को हम बोलते हैं 0.1 सेकेंड तक सुनाई देती है। तो ऐसा नहीं है बच्चों की प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती रही, हमने थोड़ा बोल दिया, 1 घंटे तक आवाज़ गूंजती रहेगी। तो क्या रहता है, हमें 0.1 सेकेंड तक ही सुनाई देती है, ज़्यादा देर तक सुनाई नहीं देती। तो इनसे 2 क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि प्रतिध्वनि कम से कम कितने मीटर पर सोर्स को होना चाहिए तो प्रतिध्वनि जनरेट कर सकता है, और दूसरा कि प्रतिध्वनि दिमाग में कितनी देर तक सुनाई देती है, तो 0.1 सेकेंड तक हमारे माइंड में गूंजती रहती है आवाज़। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसका ध्वनि के परावर्तन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उसको एक नज़र देख लेते हैं। फिर इसके कुछ 2-4 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अब इसके उपयोग देख लेते हैं, ध्वनि का उपयोग। तो पहला उपयोग तो आपने देखा था कि जो अल्ट्रासाउंड में यूज़ करते हैं, हम ऑर्गन्स को पता लगाने के लिए चेक करते हैं। तो पहला होता है अल्ट्रासाउंड में, अल्ट्रासाउंड का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड कराने में। दूसरा बच्चों, ईसीजी का भी योग हम साउंड का उपयोग करते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी बोलते हैं इसको। तो जो भी हार्ट से रिलेटेड या हमारे हृदय से संबंधित जो भी जांच होती है, उसमें भी हम साउंड का ही उपयोग करते हैं। अच्छा, तीसरा उपयोग सोनार में किया जाता है। अब बच्चों सोनार क्या होता है? सोनार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि सोनार वो वाला सोनार नहीं है कि जो आभूषण बनाता है। यहाँ पर सोनार होता है, एक डिवाइस होती है जो समुद्री जहाज में लगाई जाती है, जो किसका पता लगाने में कि उसके नीचे समुद्र की गहराई कितनी है, या कोई पनडुब्बी या कोई अवरोध तो नहीं है, ताकि उससे बचा जा सके। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड, SO से साउंड हो गया, N से हो गया नेविगेशन एंड रेंजिंग। मतलब नेविगेशन का मतलब आगे बढ़ने की, उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए, और रेंजिंग का मतलब उसकी रेंज पता करने के लिए कि रेंज कितनी है, समुद्र की गहराई कितनी है। तो ये सोनार का उपयोग किया जाता है। और सोनार किस पर निर्भर करता है? परावर्तन पर डिपेंड करता है। ध्वनि का परावर्तन होता है, उस पर डिपेंड करता है हमारा सोनार। अच्छा, चौथा उपयोग हम देख सकते हैं, जो ध्वनि का परावर्तन होता है। अब आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जब हम मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो थिएटर की दीवार कुछ ऐसे बनाई जाती है, कर्व शेप में बनाई जाती है। यहाँ पर मान लो पिक्चर चलती है, इधर साउंड लगे रहते हैं, तो साउंड का जब रिफ्लेक्शन होके इधर साउंड अच्छे से सुनाई देती है। और यहाँ पर जो लोग बैठे रहते हैं, इसको बालकनी बोलते हैं। तो बालकनी का टिकट हमेशा कैसा होता है? महंगा होता है। अब बालकनी का क्यों टिकट महंगा होता है? क्योंकि यहाँ पर साउंड सबसे अच्छा सुनाई देता है, यहाँ पर साउंड उतना अच्छा सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पर देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये कर्व शेप में दीवार बनाई जाएगी, ऊपर जो छत होगी मूवी की, उसको आप ज़रूर गौर करके देख सकते हैं कि जो बालकनी की मूवी का जो छत है वो इस तरीके की कर्व शेप की क्यों बनाई जाती है, ताकि परावर्तन होके साउंड जो लिसनर्स हैं, जो श्रोता हैं, उनको अच्छे से सुनाई दे। इसका अगला उपयोग हमारे जो कारखाने में जितने भी
इंस्ट्रूमेंट से या फिर बोल सकते हैं उनको चेक करने में या सफाई करने में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे दूध के कीटाणु भी मार सकते हैं हम अल्ट्रासाउंड की वजह से, और पुर्जे चेक करने में भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। अब इससे कुछ संबंधित हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि साउंड के क्वेश्चन किस तरीके के एग्ज़ाम में बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चट्टान के पास ताली बजाता है और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई देती है। अच्छा, गूंज को हम इको बोलते हैं, जो हमें गूंज सुनाई देती है उसको प्रतिध्वनि या इको बोलते हैं, सुनाई देती है। तो व्यक्ति की चट्टान से दूरी बताओ, दूरी कितनी होगी। इसके ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं 1384 मीटर, और दूसरा ऑप्शन 173 मीटर, और तीसरा ऑप्शन 692 मीटर, और चौथा ऑप्शन 342 मीटर दे रखा। अब इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इसमें साउंड की स्पीड भी दे रखी है। स्पीड ऑफ साउंड भी दे रखा है 346 मीटर पर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर जनरली अगर हमें साउंड का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम का गुणा कर देंगे और कहेंगे कि हमारे पास दूरी आ जाएगी। 4 का गुणा अगर 346 में कर दोगे और आप कहोगे कि 1384 इसका आंसर आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें देखना है कि जो गूंज सुनाई देती है, यहाँ पर कोई पर्सन है, ये ताली बजा रहा, और यहाँ पर एक चट्टान है, और यहाँ से जब साउंड जाएगी और वापस आएगी तो जाने का समय और आने का समय, दोनों का समय क्या दे रखा है, 4 सेकंड आपको दे रखा है। और हमें कितनी डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो केवल जाने का समय कितना होगा, तो ध्वनि को जाने का समय कितना हो जाएगा, 4/2, 2 सेकंड ही लगेगा, क्योंकि आने और जाने का 4 सेकंड दे रखा, तो जाने का कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। तो t = 2 सेकंड। तो अब यहाँ पर s = v × t लगा देंगे। v दे रखा 346 × 2, जो कि आंसर हमारा आ जाएगा 692 मीटर। ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको याद रखना है, जब भी गूंज की बात होती है तो समय आने और जाने का पूरा दिया रहता है, उसको हमेशा हाफ किया जाता है, तब आप उसको फाइंड कर सकते हो। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन करेंगे। जिसमें कह रहा है कि कौन सा कारक ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है तरंग का वेव, ये बिल्कुल भी नहीं करता। दूसरा दोलन, ये भी नहीं करता। आवृत्ति, और चौथा है आयाम। तो लाउडनेस और सॉफ्टनेस कि मतलब जो कर्कश है ध्वनि, या फिर सॉफ्ट, मतलब एकदम बोल सकते हैं कि सॉफ्ट, हम स्लो सॉन्ग जैसे पढ़ते हैं, सॉफ्ट सुनते हैं। तो आयाम से हमें निर्भर होता है कि लाउडनेस या सॉफ्टनेस ध्वनि में है या नहीं। तो लाउड आयाम आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तीसरा। इसमें कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि
कितनी देर तक गूंजती है? पहला ऑप्शन 1 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन 0.2 सेकेंड, और तीसरा ऑप्शन 0.1 सेकेंड, और चौथा ऑप्शन 0.5 सेकेंड। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि ध्वनि मानव मस्तिष्क में 0.1 सेकेंड, या इसको बोल सकते हैं 1/10 सेकेंड, इस तरीके से हो सकता है। तो बच्चों ये तो था हमारा ध्वनि पर दूसरा लेक्चर। आपको दोनों लेक्चर कैसे लगे, दोनों पहले पहला वाला देख लेना, फिर दूसरा देखना, और आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन साथ ही दबाना, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।